सुप्रभात। आज हम अपभ्रंश भाषा की चर्चा करेंगे। अपने अर्थात चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर ईतू सिंह अपने विद्यार्थियों के सिलेबस के अनुसार अपभ्रंश भाषा की सामान्य विशेषताओं पर इस वीडियो में चर्चा कर रही हूँ। अपभ्रंश की पृष्ठभूमि पर पहले चर्चा कर लेना अनिवार्य है कि इस भाषा की पूर्व परंपरा क्या है। अपभ्रंश का जन्म संस्कृत की कोख से ही हुआ है। भारतीय आर्य भाषा के 3500 वर्षों से अधिक के इतिहास को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि इसको मुख्यतः भाषा वैज्ञानिकों ने 3 भागों में विभाजित करके हिंदी की उत्पत्ति अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति के विकास का क्रम निर्धारित किया है। वे 3 विभाग हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। और आधुनिक आर्य भाषाएं, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ हम सिर्फ अपभ्रंश के क्रम को देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में यही प्राकृत निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विकसित हुई, जिसको हम प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। और प्रचलित रूप से पाली, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश जो हमारा आज मुख्य आलोच्य विषय है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा, जिसका समय लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है, अपभ्रंश थी। जब वह नहीं भी बोली जाती थी तो भी उसमें रचनाएं होती थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की स्थिति है। प्रत्येक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को अपभ्रंश की स्थिति पार करनी पड़ी है, अर्थात उसके पूर्व रूप की पड़ताल अगर की जाए तो हम पाते हैं कि उसका संबंध अपभ्रंश से रहा है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा ग्राम्य भाषा अर्थात ग्रामीण भाषा कहा है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों और अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्रायः अपभ्रंश, कहीं अपभ्रष्ट शब्द तक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है, जो आपाततः तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है, क्योंकि संस्कृत से जो पतित है, जो भ्रष्ट है, जो भाषा उससे दूर है, उसमें उसके शुद्ध रूप का अनुपालन नहीं हुआ है, वह अपभ्रष्ट है अर्थात अपभ्रंश भाषा है। महाभाष्यकार पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। यानी जो संस्कृत के शब्द हैं, जनता उसे थोड़ा सा विकृत कर या थोड़ा सा बदल कर जब बोलने लगती थी तो संस्कृत के शब्द तो शुद्ध कहलाते थे, किंतु उसी का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप, उसे हम अपभ्रंश या अपशब्द कहने लगते थे। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत, स्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई और आगे चलकर यह संज्ञा पूरी भाषा के लिए ही स्वीकृत हो गई। दंडी ने 7वीं सदी में अपने कथन, दंडी के इस कथन से पुष्टि होती है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर यानी अलग शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी के लिए अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पाली और प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया है। संभवतः पाली प्राकृत संस्कृत के कुछ नियमों का पालन करते रहे हों या प्रचलित रूप होने के कारण अपभ्रंश को ही इस नाम से, इस भाषा को, प्राकृत के बाद की अवस्था को ही इस नाम से पुकारा गया, जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं। आइए अब हम अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करें। यद्यपि कई बातें स्पष्ट हो गई हैं, पतंजलि आदि विद्वानों ने प्राकृत और अपभ्रंश नामों का प्रयोग समान अर्थ में किया है।
परंतु भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्रथम ऐसी रचना है जिसमें अपभ्रंश का वास्तविक संदर्भ मिलता है। अगर हम आधुनिक अर्थ में समझे तो वहां आभीरों की बोली को या अहिरों की बोली को, जिसमें ऊ शब्द का प्रयोग बहुतायत में मिलता है, जैसे चलू, गयऊ, अपभ्रंश कहा गया। उस स्थान पर अपभ्रंश के समकक्ष शब्द विभ्रष्ट का भी प्रयोग मिलता है। दंडी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहा है कि काव्य में आभीर आदि बोलियों को अपभ्रंश नाम से स्मरण किया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपभ्रंश नाम उसी भाषा के लिए रूढ़ हुआ है जिसके शब्द संस्कृतेतर थे और साथ ही जिसका व्याकरण भी मुख्यतः आभीरादि लोक बोलियों पर आधारित था, यानी यह आभीरों की जो बोली थी उनसे प्रभावित था। इस अर्थ में अपभ्रंश पाली, प्राकृत आदि से विशेष रूप से भिन्न है। इस प्रकार अपभ्रंश के शब्दकोश का अधिकांशतः यहाँ तक कि 90% प्राकृत से गृहीत है। स्वाभाविक है, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, तो तुरंत पिछली भाषा का प्रभाव अपभ्रंश पर सर्वाधिक है और व्याकरणिक गठन प्राकृतिक रूपों से अधिक विकसित और आधुनिक भाषाओं के अधिक निकट है, यानी प्राकृत से ये भाषा धीरे धीरे अलग भी होती है। प्राचीन व्याकरणों के अपभ्रंश संबंधी विचारों के क्रमबद्ध अध्ययन से पता चलता है कि 600 वर्षों में अपभ्रंश का क्रमशः विकास हुआ है। भरत ने इसे साबर, आभीर, गुर्जर आदि की भाषा भी बतलाया है। चंड जो छठी सती के थे ने प्राकृत लक्षणम में इसे विभाषा कहा है और उसी के आसपास बल्भी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय ने एक ताम्रपट में अपने पिता का गुणगान करने के लिए संस्कृत और प्राकृत के साथ ही अपभ्रंश प्रबंध रचना में निपुण उनको बताया है। इसका तात्पर्य है कि छठी शताब्दी में संस्कृत प्राकृत के साथ अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। अपभ्रंश के काव्य समर्थ भाषा होने की पुष्टि भामह और दंडी जैसे आचार्यों द्वारा आगे चलकर 7वीं शताब्दी में भी हो गई थी। तो छठी 7वीं शताब्दी से ही अपभ्रंश में रचना होने लगी थी, अर्थात उसके पूर्व से इस भाषा का स्वरूप गढ़ना शुरू हो गया था। अपभ्रंश का काल कब से कब माना जाए इससे ही स्पष्ट होता है। मोटे तौर पर भाषा वैज्ञानिक इसको 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानते हैं। अपभ्रंश के संबंध में प्राचीन अलंकार ग्रंथों में 2 प्रकार के परस्पर विरोधी मत मिलते हैं। एक और काव्यालंकार के जो रचयिता रुद्रट के टीकाकार नमी साधु ने 1069 ईस्वी में अपभ्रंश को प्राकृत कहते हैं वो, तो दूसरी ओर भामह, छठी सती, दंडी 7वीं सती आदि आचार्य अपभ्रंश का उल्लेख प्राकृत से भिन्न स्वतंत्र काव्य भाषा के रूप में करते हैं। इन विरोधी मतों का समाधान करते हुए याकोगी, एक जर्मन विद्वान थे, भविष्यत कथा की जर्मन भूमिका का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था, ने कहा कि शब्द समूह की दृष्टि से अपभ्रंश प्राकृत के निकट है और व्याकरण की दृष्टि से वो प्राकृत से भिन्न भाषा है। काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने 10वीं सदी में अपभ्रंश कवियों को राजसभा में सम्मान पूर्वक स्थान देकर अपभ्रंश के राज सम्मान की ओर संकेत किया है। तो टीकाकार पुरुषोत्तम ने 11वीं सदी में इसे शिष्ट वर्ग की भाषा बतलाया है। इस समय आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश का विस्तृत और सोदाहरण व्याकरण लिखकर अपभ्रंश भाषा के गौरवपूर्ण पद की प्रतिष्ठा कर दी। इस प्रकार जो भाषा 3वीं सदी में आभीर तथा कह सकते हैं ग्रामीण जातियों की लोक बोली थी, वह 6ठी सदी से साहित्यिक भाषा बन गई और 11वीं सदी तक आते आते शिष्ट वर्ग की भाषा और राजभाषा बन गई। यद्यपि अपभ्रंश का प्रयोग 10वीं शताब्दी के बाद भी साहित्य में होता रहा, तथापि उसके उत्तर सीमा को हम 10वीं शताब्दी ही मानते हैं, अर्थात अपभ्रंश भाषा का समय 1000 ईस्वी के आसपास ही समाप्त होता लगता है, क्योंकि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म एवं विकास का स्पष्ट रूप से हमें प्रमाण मिलने लगता है। तो इस प्रकार अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के आसपास ठहरता है। अपभ्रंश के भेद कितने थे? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राकृत के जो भेद थे 5, वहां से अपभ्रंश के भेद बढ़कर 7 हो गए थे, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में अपभ्रंश के स्वरूप का भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के 7 भेद स्वीकार किए हैं, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं और बोलियों इत्यादि का जन्म माना जाता है। सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का जन्म होता है। पैशाची अपभ्रंश, जिससे लहंदा और पंजाबी का जन्म होता है। ब्राचड अपभ्रंश, जिससे सिंधी। खस अपभ्रंश, जिससे पहाड़ी भाषा का। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिससे मराठी का।
मागधी अपभ्रंश जिससे बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का, और अर्ध मागधी अपभ्रंश जिससे पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। तो ये उत्तर भारतीय सभी भाषाओं की जननी के तौर पे हम अपभ्रंश को पाते हैं, यहीं से वो बोलियां निकलती हैं। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के सौरसेनी, मागधी तथा अर्धमागधी रूपों से हुआ है। आइए हम अपभ्रंश की भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताओं की ओर ध्यान दें। हम देखें कि कैसे वह प्राकृत से अलग थी और किस तरह उसके भीतर आधुनिक भारतीय भाषाओं के तत्व हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि संस्कृत एक श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, अर्थात तात्पर्य यह है कहने का कि उसमें अगर कोई वाक्य कहना है तो एक ही शब्द में वो सारे वाक्य आ जाते हैं। तो ये योगात्मक भाषा है। अगर आप हिंदी बोलकर देखेंगे तो वो देखते हैं वो वियोगात्मक भाषा है। क्रिया अलग, संज्ञा अलग, कारक अलग लिखा जाता है। जबकि संस्कृत में आप देखेंगे तो कारक चिन्ह और क्रिया और संज्ञा सब एक साथ लिखने की का नियम है। ये जो वियोगात्मकता की प्रवृत्ति है ये पाली प्राकृत से ही शुरू हो गई थी और अपभ्रंश में आकर वो बहुत अधिक बढ़ गई। तो अपभ्रंश भाषा की एक बहुत प्रमुख विशेषता है कि वह भाषा श्लिष्ट योगात्मक से धीरे धीरे वियोगात्मक होने लगी। प्राकृत भाषा की सभी स्वर और ध्वनियां अपभ्रंश में हैं। सभी स्वरों का आधुनिक रूप जो हमको मिलता है उसमें अगर री को छोड़ दें तो अपभ्रंश में सभी प्राप्त होते हैं। अपभ्रंश के शब्दों की प्रवृत्ति है कि शब्दों के अंत में ऊ लगाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। जैसे अंग को अपभ्रंश में अंगु, जग को जगु, पुत्र को पुत्रु उच्चारण किया जाता है। दंत व्यंजन मूर्धन्य होने लगे थे। तो जो व्यंजन दांत से उच्चारित किए जाते हैं त, थ, द, ध, उनका उच्चारण अपेक्षाकृत मूर्धन्य ट, ठ के आसपास होने लगा था। श हिंदी में जो 3 स हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, उसमें दंत स ही बच गया अपभ्रंश में, बाकी 2 श का लोप होने लगा। ए के जगह ई का प्रयोग करते थे और या बड़ी ई का प्रयोग दिखता था। जैसे लेख शब्द के लिए ए कुछ कर दिया गया लिह या लीह, इस तरह से लिखा जाने लगा। मध्यगत प्रथम और द्वितीय वर्ण क्रमशः तृतीय और चतुर्थ वर्ण हो गए। मध्यगत प्रथम का अर्थ हुआ, देखिए जैसे सपथ, सपथ में प जो है वो प्रथम वर्ण है, प वर्ग का, वो तृतीय में बदल जाता था, माने प का फ छोड़कर ब, तो शपथ का सबध, और थ जो कि द्वितीय वर्ण है वो बदल जा रहा था चतुर्थ वर्ण में ध। तो इस तरह से अब जैसे शपथ का प बदलकर ब, कथित का थ बदलकर ध, ये आप देखेंगे ये अपभ्रंश के में ये प्रवृत्ति नजर आती है। अनुनासिकता का विकास इसी समय से होता है। जैसे वक्र की जगह बंक, आगे हिंदी में जो बांका शब्द आता है वक्र से, वो अपभ्रंश से ही उसकी शुरुआत हो गई थी। कहीं कहीं मध्यगत म को व में भी बोलते हैं, वो बदलने की प्रवृत्ति वहां दिखती है। जैसे भ्रमर का बमरू, भ को बदल दिया ब में, और म को व में, और र में फिर उकारात्मक यह भाषा है ही, भ्रमर का बमरू। संयुक्ताक्षर में भी र का प्राय लोप हो जाता था। जैसे प्रिय शब्द है तो उसका हो जाता था प्यू, चंद्र है तो र लोप हो जाता था चंद, जहां र नहीं है वहां भी र का आगमन हो जाता था। ऐसे भी परिवर्तन हुए हैं। जैसे व्याकरण का व्राग्रण, इसमें र कहीं नहीं है व के साथ, लेकिन यहां व्याकरण का व्राग्रण। प्राकृत की तुलना में समीकरण, लोप, आगम की प्रवृत्ति और बढ़ गई। नए शब्दों का आना या कुछ शब्दों का या ध्वनियों का लुप्त हो जाना, भाषा परिवर्तन की इस प्रक्रिया में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो समीकरण, लोप और आगम ये प्रवृत्ति लगातार अपभ्रंश में बढ़ती गई। संस्कृत में 3 लिंग थे, जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग भी था, जो कि प्राकृत तक चला, किंतु अपभ्रंश में नपुंसक लिंग समाप्त हो गया, जो आगे भारतीय भाषाओं में भी नहीं है। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है। द्रविड़ एवं विदेशी भाषा से बहुत शब्द आने लगे थे। जिस समय अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ और उसका विकास हो रहा था, उस समय भारत की ऐतिहासिक स्थिति ऐसी थी कि बाहर से हमारा संपर्क बढ़ा था। कई बार बाहर से आक्रांत आ रहे थे, उनके साथ उनकी भाषा आ रही थी, उनकी संस्कृति आ रही थी। तो अपभ्रंश में बहुत सारे
विदेशी शब्दों का आगमन हो गया था और दक्षिण भारत से संपर्क हमारा बढ़ा था, तो द्रविड़ के भी बहुत सारे शब्द अपभ्रंश भाषा में आ गए थे। तो इस तरह से ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनको हम अपभ्रंश की में आने वाले बदलाव के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अपभ्रंश में क्या साहित्य लिखा गया था। मोटे तौर पे हम उसका परिचय मात्र यहाँ करेंगे। अपभ्रंश का में विविध प्रकार के साहित्य की रचना हुई है। लगभग 400-500 साल तक का या 600 साल तक के आसपास इसमें साहित्य रचा गया। जब यह भाषा नहीं भी बोली जा रही थी तब भी लिखा जा रहा था। उसमें किस किस तरह का साहित्य प्राप्त है उसका एक सामान्य परिचय हम यहाँ करेंगे। पहला है पुराण साहित्य। अपभ्रंश में जैनियों के पुराण साहित्य लिखे गए, जिनमें पुष्पदंत जो जैन कवि थे का महापुराण, शालिभद्र सूरि का बाहुबली रास। अपभ्रंश में राम काव्य भी लिखा गया जिसमें स्वयंभू के पौमचर्यु की बहुत चर्चा की जाती है। इसके अलावा जैनियों का चरित काव्य भी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। चरित काव्य लोकप्रिय व्यक्तियों के जीवन का चरित्र होता है। उसमें पुष्पदंत के नय कुमार चर्यु, जैसे जिसको अगर हिंदी में कहे तो नाग कुमार चरित्र, जसहर चर्यु आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तीसरा है कि अपभ्रंश में बहुत सारे कथा काव्य भी लिखे जा रहे थे। यादिका के काल के महाकाव्यों की तरह काल्पनिक कथाकृतियां हैं। जैन कवियों का नीतिपरक साहित्य भी आता है। ये मुक्तक रचनाएं हैं जिनमें जीवन के आदर्शों का विवरण है, जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं जोइंदू का परमात्मा प्रकाश और योगसार और राम सिंह का पाहुड़ दोहा। ये नीतिपरक साहित्य के अंतर्गत आता है। बौद्ध सिद्ध कवियों की रचनाएं भी अपभ्रंश में लिखी गई, जिसमें उनके रहस्य साधना संबंधी विचार काव्य रचना अपभ्रंश में ही हम पाते हैं। इस धारा में सरहपा और कर्णपा का नाम लिया जा सकता है। उनकी दोहा कोश बहुत प्रसिद्ध रचना है। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आपने इसकी चर्चा पढ़ी होगी। और आदिकालीन रासुक साहित्य में भी कुछ रचनाएं हैं जिसपे अपभ्रंश या अवहट्ठ का प्रभाव है। इसमें जिस रचना का नाम हम ले सकते हैं वह है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। वह भी अपभ्रंश में ही रचित है, या उसको कई लोग पुरानी हिंदी या अवहट्ठ भी कहते हैं। आइए हम अपभ्रंश भाषा के चर्चा करने के बाद एक बार ये देखना भी आवश्यक है कि आखिर यह भाषा कैसे लिखी और बोली जाती थी या उच्चारण क्या होता था। तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास की पुस्तक से कुछ पंक्तियों के नमूने यहाँ लिए हैं जो आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। देवसेन ने अपने श्रावकाचार्य में जो पंक्तियाँ लिखी हैं उसके पहले हम उदाहरण देख ले। तो आप अपने परीक्षा के अंतर्गत या आप जब इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो एक उदाहरण आप अवश्य दें जो अपभ्रंश भाषा का शुद्ध उच्चारण। जो जिण सासण भासियौ सोमय कहियौ सार, जो पालई सई भाव करी सो सई सरि पाई वही पार। उसका हिंदी भी नीचे मैंने दे दिया है कि जो शास्त्रों में कहा गया है मैं उसका सार कहता हूँ, जो इसका भाव सहित पालन करेगा वही मोक्ष पाएगा। अर्थ से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस अपभ्रंश भाषा के उच्चारण की ओर आप ध्यान दें। पंडिय सल सत्त बखाणई, देहई रुद्ध वसंत न जाणई, अमणा गमण न तेन विखंडीय, तो विनिलज्ज भणई हूँ पंडिय। पंडित सकल सत्य का बखान करते हैं, देही में परमात्मा बसते हैं तो यह नहीं जानते, वे आवागमन के चक्र को विखंडित नहीं कर पाते, तब भी निर्लज्ज कहते हैं कि वे पंडित हैं। हेमचंद्र के हेमचंद शब्दानुशासन से एक उदाहरण है। भल्ला हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे जंतु बयंसियं जय भग्गा घरंतु। ये एक वीर की स्त्री कह रही है, भला हुआ जो मारा गया है बहन मेरा कंत मेरा पति, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं में अपनी सखियों में से के बीच लज्जित होती। इसी तरह सोमप्रभ सूर्य का एक उदाहरण देख लीजिए जो कुमारपाल प्रतिबोध में है। पिय हूँ थक किय सल दिणु, तू बिरहग्गी किलंत, थोड़ई जल जिमि मच्छलिय, तल्लो वेल्ली करंत। अब देखिए कैसे हिंदी के करीब ये भाषा धीरे धीरे जा रही है। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही या तड़पड़ाती रही जैसे थोड़े से जल में मछली तालावेली करती है। और एक अंतिम उदाहरण सारंगधर के हम्मिर रासों से। चलिए वीर हम्मीर पा अभड़ में इनि कंपई, दिग्मगण अंधार धूल सुररह अच्छा है। यहाँ वो कहते हैं कि जब वीर हमीर चलते हैं तो उनके पदभार से धरती कांपती है, धूल उड़ने से सूरज आच्छादित हो जाता है और दिन में भी अंधकार हो जाता है। तो इन उदाहरणों के द्वारा
हम अपभ्रंश के वास्तविक स्वरूप को भी आपके सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपभ्रंश साहित्य, उस भाषा, उसके इतिहास और उसके वास्तविक उदाहरण को पढ़कर भाषा के संबंध में यथोचित ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।